हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखा एक लघु उपन्यास पाषाण युग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चल बकुल, तेरे दूल्हे को स्टेशन छोड़ा है। भाभी ने लाड़ भरे स्वर में इसरार किया। ना बाबा, मैं तो यहीं से टाटा कर लूंगी, मैंने कहा। भाभी ने ज्यादा जोर नहीं दिया तो समझ गई कि महज एक फॉर्मेलिटी निभाई थी उन्होंने। चली जाती तो शायद उन्हें असुविधा ही होती, लेकिन जब अपनी तीनों सवारियों को लेकर तांगा आंखों से ओझल हो गया तब लगा चली ही जाती तो ठीक था, कुछ ऊब तो कम हुई होती। पर दूसरे ही पल इनका रात वाला रौद्र रूप याद आया तो लगा अच्छा ही हुआ, कहीं सबके सामने ही कुछ कह बैठते तो। रात तो खैर अपने अपमान को मैंने अकेले ही झेल लिया था। भाभीियों ने तो इतनी चुहलबाजी के बाद ठेल ठाल कर मुझे कमरे में भेजा था, पर दरवाजा बंद करते ही ये उबल पड़े थे। हर बात का अपना एक समय होता है बकुल, अपना एक औचित्य होता है, इस घर की जो भी परंपरा रही हो। लेकिन मैं इतना अधीर नहीं कि ससुर की 13वीं के दिन भी पत्नी की कामना करने लगूं। उनके इस वक्तव्य से स्तब्ध रह गई थी मैं। जवाब भी क्या देती, कैसे बतलाती कि आई हूं उसी दिन से इस कमरे में मेरा बिस्तर लगता रहा है। दूसरा ठौरी कहाँ था? दोनों भाभीियों ने तो अपने अपने कमरे घेर लिए थे। कभी किसी ने नहीं सोचा कि वकुल अकेले कमरे में घबराएगी, उसके पास कोई सो जाए या अपने पास ही बुला ले। दाखी बाई तो रोज बर्तन मलते हुए बरबराती थी, बाप मरे पे भी लुगाइयों ने छोड़ी जाए हो, कसो जमानो आए हो। चुरिया खन की तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, दाखी बाई ही थी, सूखे कपड़ों का ढेर समेट रही थी। कंवर सा गिया काई? उसने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। तुम नहीं गए हो साथे? अभी कुछ दिन मम्मी के पास रहूंगी। और ये लोग तो कल परसों चले जाएंगे, छुट्टी खत्म हो रही है ना? उसने मुंह बिचका दिया। उसके मन का सारा अविश्वास, सारा तिरस्कार इस भंगिमा में प्रकट हो गया। शिशिर की गुनगुनी धूप में छत पर खड़ा रहना बड़ा सुखद लग रहा था, पर दाखी बाई का वाचाल साथ रसभंग करने वाला ही था। उसके लिए कोई भी विषय निषिद्ध नहीं था और कई बार वह मुझसे भी कुछ न कुछ कहलवा ही लेती थी। और फिर देर तक मुझे डर लगा रहता कि किसी ने सुन न लिया हो। नीचे कोई आया तो नहीं? मैंने जीने की ओर पैर बढ़ाते हुए पूछा। आया है नी, छोटी भाभी जी बैठी हैं बड़ा कमरा में। मेरा दिल बैठने सा लगा। इन दिनों आने वालों का तांता सा लगा हुआ था। हॉल तो कभी खाली ही नहीं रहता। पापा की लोकप्रियता का सजीव प्रमाण था यह। पहले पहल तो ढेर सारे लोगों को देखकर खुशी होती थी, लगता था इतने सारे लोग हमारे दुख में हिस्सा बटा रहे हैं। लेकिन अब वह दहशत सी होने लगी थी। बार बार वही जुमले बोलकर मुंह का स्वाद जाता रहा और प्रत्येक बार प्रत्येक आगंतुक को रिपोर्ट सी देनी होती थी। अजय कब आया? अभय कब आया? कितने दिन ठहरेंगे? शकुन क्यों नहीं आई? और फिर दीदी के विवाह की अप्रिय चर्चा। इन सब से बचने के लिए मैंने पिछले दरवाजे से जाना ही ठीक समझा। दबे पांव जीना उतरकर मैं बगीचे की ओर मुड़ गई। हॉल के नीचे से गुजर रही थी तभी सुना, छोटी भाभी नाटकीय शैली में बता रही थी। हाय, मैं तो इतनी घबरा गई थी। डेड बॉडी को लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था ना। ओह, इट वॉज टेरिबल। इतनी कोफ्त हो आई। आखिर यह सब कितनी बार कहा जाएगा? और डेड बॉडी क्या रोज देखने की चीज है? कौन ऐसा अभागा होगा? सच तो यह है कि इस तरह की बात कहने से दो काम सिद्ध होते हैं। एक तो अपनी नजाकत का बखान हो जाता है, दूसरे यह भी साबित हो जाता है कि पापा की मृत्यु के समय केवल यही लोग उपस्थित थे। और अगर थे भी तो आश्चर्य क्या है? आखिर नागदा से इंदौर की दूरी ही कितनी है? इन्हें तो समय पर पहुंचना ही था।
लेकिन कितनी बार यह प्रसंग सुनाया जाएगा? यूं ही जलते भूंजते मैंने पिछले दरवाजे से भीतर पैर दिया तो मसालों की सुगंध ने स्वागत किया। समझते देर नहीं लगी कि बुआ जी किचन में विराजमान है। आई हैं उसी दिन से उन्हें शिकायत है कि महाराज खाना ढंग से नहीं बनाता, इसलिए अक्सर कुछ न कुछ अपनी पसंद का छौंक लेती हैं। आज तो बुआ जी बड़ी जल्द खाना बन रहा है। मैंने एक कुर्सी खींचकर आसन जमाते हुए पूछा। अरे, आज गीता भवन जाऊंगी। महाराज बोला कि बड़े अच्छे प्रवचन हो रहे हैं वहां। और सुन तो, अजय कहाँ गया है? स्टेशन गए हैं इन्हें छोड़ने। बहू भी साथ गई है क्या? बड़ी देर से दिखाई नहीं दी। बुआ जी का दिमाग क्या है, पूरा हाजिरी रजिस्टर है। मैंने जवाब नहीं दिया तो बोली, अच्छा लगता है यह। लोग तुम्हारे दरवाजे मिलने आ रहे हैं और तुम मियाँ बीबी घूमने जा रहे हो। दरअसल उन्हें बच्चों के लिए कुछ। अरे वाह, दुनिया तो बंबई से सामान मंगाती है और यहाँ से ले जाएंगे। और बच्चों के साथ ले आती तो क्या छूत लग जाती? कोई बीए की पढ़ाई तो थी नहीं जो मारी जाती। अरे बच्चों का दादा मरा था, कोई ऐरा गैरा नहीं था। हम भी तो अपनी सुमा को लाए हैं कि नहीं? छोटी भाभी ने आग में घी छोड़ते हुए कहा। वे पता नहीं कब मेहमानों को विदा करके भीतर आ गई थी। मैंने बेजार होकर मेज पर सिर रख दिया। शोक प्रदर्शन की जैसे होर सी लगी हुई है और हर कोई दूसरे से बाजी मार लेना चाहता है। और जिस तरह यह दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, उसकी और किसी का ध्यान नहीं है। फूफा जी की मृत्यु पर मैं पापा के साथ बुलंदशहर गई थी, तब देखा था। बुआ जी दिन भर निढाल पड़ी रहती और घर भर उनके आराम के लिए, सांत्वना के लिए खटता रहता। घर में 50 लोग आ जा रहे थे, उन्हें कोई होश नहीं था। कितने रिश्तेदार घर में जुट गए थे, कितने सारे लोगों के लिए रोज खाना बनता था, पर उन्हें कोई परेशान नहीं करता था। और यहाँ तो सब जैसे मेहमानदारी के लिए ही आए हुए हैं। हर बात के लिए मम्मी के पास दौड़ जाएंगे। मम्मी जी, मच्छरदानी कहाँ रखी है? मम्मी जी, गैस खत्म हो गया। मम्मी जी, शाम को दूध कितना आएगा? मम्मी, अमुक का फोन नंबर क्या है? मम्मी, सामान कौन सी दुकान से आएगा? एक नहीं, 100 प्रश्न। अपनी जिम्मेवारी पर जैसे कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। और पत्थर में तराशा सा चेहरा लिए मम्मी सबको जवाब दिए जाती हैं। जरूरत आ पड़े तो खुद भी 2-4 काम निपटाती रहती हैं। और ऐसे मौकों पर मुंह पर पल्लू की आड़ देकर बुआ जी फुसफुसाती रहती हैं। उसे कोई दर्द है भला? कौन फेरे पर कर इस घर में आई थी? जैसे दुख के लिए भी अग्नि नारायण की साक्षी बहुत जरूरी है। भला हो महाराज का, जो बुआ जी को गीता भवन के प्रवचन सुनाने लिवा ले गए और हम लोग को पहली बार प्राइवेसी मिली। देर रात तक हम लोग बैठे बतियाते रहे। पता नहीं कितने सालों बाद यह संयोग आया था। 10 बज चुके होंगे जब बड़े भैया बोले, एक एक कप कॉफी हो जाती तो मजा आ जाता। मैंने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, पर दोनों भाभियां बुत बनी बैठी रही। तब मैंने ही यह भार अपने ऊपर ले लिया और नीचे आ गई। मम्मी के कमरे की बत्ती जल रही थी। सोचा चलकर उनसे भी पूछ लूं। मम्मी, आप? मैंने कहा तो, पर शब्द जैसे मुंह में ही जम गए। उनकी छोटी सी राइटिंग मेज पर ढेर सी चिट्ठियां बिखरी पड़ी थी और वे निर्निमेष सामने गुप्ता जी की कोठी की ओर देख रही थी। एक उजड़ी हुई दुनिया उनके चेहरे पर प्रतिबिंबित हो उठी थी और मुझे यह ग्लानि कचोटने लगी कि इतनी देर तक किसी को भी उनका ध्यान न आया। सहसा कुछ सम्मिलित ठहाकों की आवाज सामने वाली कोठी से उभरी और कलेजे को चीरती चली गई। मम्मी ने भी दोनों हथेलियों से कान ढक लिए। तो क्या उन्हें भी उन ठहाकों में पापा की हंसी की अनुगुंज सुनाई दे गई थी? तैश में आकर मैंने इतनी जोर से खिड़की बंद की कि वे भी चौंक पड़ी। कौन है? वकुल? क्या ये लोग कुछ दिन तक
खेल नहीं बंद कर सकते? मैंने गुस्से से उफनते हुए कहा। इतने दिनों बाद आज ही तो बैठे हैं बेचारे, उन्होंने शांत स्वर में कहा। खेलने का तो बहाना है, दरअसल ये लोग तो अपने मोनोटोनी से ऊब से भागकर यहाँ आते हैं। ऐसा न करे तो अपने पैसे में ही दफन हो जाएंगे ये सब। मुझे इस वक्तव्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने कहा, दरअसल आपसे पूछने आई थी, आप कॉफी लेंगी? मैं सबके लिए बना रही हूँ। चलेगी? और हाँ, आपकी परम पूजनीय बुआ जी कहाँ हैं? बड़ी देर से उनकी गर्जना नहीं सुनाई दी। मुझे आश्चर्य होता है, इतनी तीखी बात भी मम्मी कितने स्वाभाविक ढंग से कह जाती हैं। बुआ जी आज थोड़ा पुण्य संचय करने गई हैं। अच्छा, तब एक काम करो, सबकी कॉफी यहीं ले आओ। कुछ जरूरी बातें करनी है। बुआ जी की अनुपस्थिति का लाभ हर कोई उठाना चाहता है। मैंने सोचा और किचन का रुख किया। आप क्यों दिन भर इन चिट्ठियों में दिमाग खपाती हैं? एक अच्छा सा मैटर प्रिंट करवा लेते। बड़े भैया ने उस कॉफी पार्टी का मौन तोड़ते हुए कहा। मेरे पास करने को अब है ही क्या? चिट्ठियां लिखते हुए कुछ समय तो कट जाएगा। मम्मी आप मेरे साथ चलिए ना। इतने दिनों से मन में घुमड़ती बात को मैं आज कह पाई। पगली, जाना ही होगा तो पहले अपने लड़कों के पास नहीं जाऊंगी? मम्मी ने अजीब से बुजुर्गाना अंदाज में कहा। श्योर श्योर, बड़े भैया बोल उठे और काफी देर तक भाभी को इशारा करते रहे, पर जानबूझकर वे एक पत्रिका के पन्ने पलटती हुई उन्हें अनदेखा करती रही। बंबई के अपने 2.5 कमरों वाले फ्लैट में शायद वे मम्मी को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और छोटे भैया से ऐसी उम्मीद ही व्यर्थ थी। एक अजीब सी चुप्पी कमरे में फिर घिर आई थी। मम्मी ने ही उसे तोड़ते हुए शुरुआत की। मैं ऊपर की मंजिल किराए पर देने का सोच रही हूँ। किराए पर क्यों? इतने बड़े घर में मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी? और मुझे पैसों की भी तो जरूरत है। एक अजीब सी शर्म से हम लोग भीतर ही भीतर सिकुड़ गए। सचमुच मम्मी के हिस्से क्या आया था? सिर्फ यह मकान। पापा की पुस्तकों की रॉयल्टी भी थी, पर वह कितनी होगी? गंभीर विद्वतापूर्ण विवेचनात्मक पुस्तकें भी थे। उपन्यास तो थे नहीं कि हाथों हाथ बिक जाते। पापा ने अपनी सारी पुस्तकें कॉलेज को दे दी थी। माँ के भारी भरकम गहने बहुओं में और मुझ में बट गए थे। थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, उसमें सबका हिस्सा था, और एक प्रोफेसर की कमाई होती ही कितनी है। मम्मी ने ठीक ही तो सोचा है, जीवन यापन के लिए कुछ तो चाहिए। मैं यह सोच रही थी कि यहाँ से जो सामान जिसे अच्छा लगता हो लेते जाओ। उतनी सी जगह में सारा सामान समाएगा नहीं, मम्मी शांत स्वर में कह रही थी। लेकिन मम्मी जी, इतनी देर बाद छोटी भाभी का मुंह खुला। सब लोग आ जाते हैं तो घर आज भी छोटा पड़ता है, फिर तो बहुत ही मुश्किल होगी। सब लोग कब कब आते हैं अनिमा? उनके सामने ही कितनी बार आए हो तुम लोग? मम्मी ने अपने उसी सहज स्वर से चोट की। छोटी भाभी का मुंह इतना सा निकल आया। एक बात और पूछनी थी, इस घर के प्रति तुम लोगों को कोई मोह तो नहीं है? क्या मतलब? मैं इसे शकुन के नाम कर जाना चाहती हूँ। अस्तब रह गए हम लोग। दीदी के नाम? क्यों? मम्मी को सबसे ज्यादा तिरस्कार, उपेक्षा, अवज्ञा जिनसे मिली, उन्हीं के नाम इतना बड़ा दान क्यों? सच कहूं तो मुझे कुछ कचोट सी हुई। मैं अपने को सबसे ज्यादा मम्मी के निकट पाती थी। हमें कोई एतराज नहीं है मम्मी, पर मैं नहीं सोचता दीदी अब लौटेंगी। वे तो वहीं सेटल हो चुकी हैं। बड़े भैया ने जैसे सबके मन की बात कह दी। ना आए तो ठीक ही है, वह जहां भी रहे सुख से रहे। लेकिन अगर किसी दिन लौटना भी चाहे तो यहाँ उसका ठिकाना तो होना चाहिए कि नहीं? अब तो क्या आएगी, शादी भी तो हो गई है। बड़ी भाभी ने कहा। शादी हो गई है, इसी से तो चिंता हो रही है।
संध्या, वह भारत नहीं है, अमेरिका है। 2 बच्चों को जन्म देने के बाद भी जो पत्नी को तलाक दे सकता है, उसके साथ किस तरह से निश्चिंत हुआ जा सकता है? और शकुन किस मिट्टी की बनी है? तुम लोग जानते तो हो। टकराहट से वह कब तक बच सकती है? और टकराव क्या एक ही स्तर पर है? देश का, धर्म का, उम्र का, संस्कार का? किस किस अंतर को पाटना होगा वही जाने। और भगवान न करे ब्रेकिंग पॉइंट किसी दिन आ गया तो एक दिन भी वहां नहीं रह पाएगी वह। तब लौटने के लिए एक नीड तो चाहिए जहां वह अपना पराजित व्यक्तित्व लेकर जी सके। तुम क्या सोचते हो कि वह कभी यहां आश्रय की तलाश में आएगी? नहीं, कभी नहीं। यूं लूटी हुई, हारी हुई दीदी कभी हमारे पास नहीं आएंगी। लेकिन इतनी गहराई में जाकर तो कभी सोचा ही नहीं था। अपने में इतने डूबे रहे हम सब कि कुछ सोचने का अवकाश ही कहाँ है। मम्मी आज बहुत भावुक हो रही थी। ऊपर जाते हुए बड़ी भाभी ने कहा, वे तो जैसे सैटिस्ट हो गई हैं। छोटे भैया ने अपना मत दिया। लगता है अपने बॉयफ्रेंड की वजह से कुछ अपसेट है। छोटी भाभी ने छींटा कसा तो मैं तमतमा उठी। कौन बॉयफ्रेंड? कैसी बातें करती हैं आप? भाई, हम पर क्यों बिगड़ती हो? तुम्हारे भैया ही बता रहे थे। क्या बता रहे थे? अरे वह रंजीत खन्ना नहीं आया था सुबह, उसी के लिए कह रहा था। मम्मी का क्लासमेट था ना वह? छोटे भैया ने हंसते हुए कहा। आपको मालूम होना चाहिए भाई साहब कि क्लासमेट और बॉयफ्रेंड में बहुत अंतर होता है। और सुबह वह सिर्फ पापा के विद्यार्थी के नाते यहाँ आया था। यू शुड नो डैट। ओ, द हेल्प विथ हिम, उन्होंने कहा और भाभी के कमर में हाथ डालते हुए चले गए। गुस्से में उफनती हुई मैं कितनी देर तक छत पर खड़ी रही। कपा देने वाली ठंडी बयार का भी मुझे होश न रहा। आखिर इतना उबल पड़ने की क्या जरूरत थी? रजाई की गर्माहट से तादरतम स्थापित कर लेने के बाद मैंने ठंडे दिल से सोचा, इस कदर बुरा मान जाने वाली कौन सी बात थी? निश्चय ही रंजीत खन्ना एक क्लासमेट नहीं था। फिर मैं किसे डिफेंड कर रही थी? मम्मी को, रंजीत को, या अपने को? सुबह शानदार एम्बेसडर से उसे उतरते हुए देखा था तो मन से वही पुराना पागलपन कौन गया था। मक्खन का एक पहाड़ सा बन गई उसकी बीबी को देखकर वही ईर्ष्या, वही जलन जाग उठी थी। सिर से पांव तक वह श्वेत रंग में नहाई हुई थी और उसकी इस बेवक्त मैचिंग को देखकर भाभी लोग खूब हंसी थी। लेकिन अवसाद से भरा मेरा मन उस परिहास का भी मजा न ले सका था। बस कुड़ता ही रह गया था कि लाख बेवकूफ है तो क्या, आज उसकी पत्नी होने का गौरव तो है उसे। कैसी हो वकुल? उसने उसी स्नेहसित स्वर में पूछा था। इस बार उसमें थोड़ा अवसाद का भी पुट था और मुझे लगा था कि मैं रो पड़ूंगी। मैं तो नहीं, पर मम्मी जरूर उसके सामने रो पड़ी थी। शायद पापा की मृत्यु के बाद वह पहली बार इस तरह खुलकर रोई थी। हम लोग तो देखते रह गए थे। नीरू, मम्मी का आवेग थोड़ा थमने पर रंजीत ने कहा था, तुम कुछ दिनों के लिए घर क्यों नहीं चली जाती? तुम्हें भी राहत मिलेगी और भाई साहब भी खुश हो जाएंगे। जानती हो, तुम्हारे मना करने पर वह कितना महसूस कर रहे हैं। अपना आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर मम्मी ने सूखे कंठ से कहा था, कुछ मंजिलें ऐसी होती हैं रंजीत, जहां से लौटने की राह नहीं होती। रात के धूप अंधेरे में यह बात एकदम बिजली की तरह कौंध गई। दीदी की बात कहते हुए मम्मी क्या
अपना ही इतिहास नहीं दोहरा रही थी। दीदी की शादी तो महज एक अप्रिय घटना थी, पर मम्मी की शादी तो अपने साथ एक तूफान लाई थी। उम्र के इस पड़ाव पर खड़े होकर पता लगता है मम्मी ने कितना उपहास सहते हुए यह कदम उठाया था। कितना भरा पूरा ममतामय परिवार पीछे छोड़ आई थी वे, और स्वागत को थे चार चार जवान होते हुए बच्चे, जिनके हृदय प्रति हिंसा और विद्वेष से धधक रहे थे। और पाटने को कितनी खाइयां थी, जाति की, भाषा की, संस्कारों की, और सबसे बढ़कर उम्र की। कैसे निभाया होगा उन्होंने यह सब, कैसे काटे होंगे ये लंबे 12 वर्ष, कैसे जीवित रख पाई अपनी अस्मिता, अपना अहम। मन एकदम पीछे दौड़ गया था। मई को उस बेफिक्र सुबह में हम चारों नाश्ते की मेज पर थे, पर रोज की तरह चीख पुकार, छीना झपटी, शोर शराबा कुछ नहीं हो रहा था। महाराज को अपनी शालीनता से चौंकाते हुए हम लोग चुपचाप और मुंह में कौर ठूसे जा रहे थे। मेज के बीचों बीच पड़ा तार का गुलाबी कागज हम सबको मुंह चिढ़ा रहा था। नीरजा से शादी कर ली है, रविवार को पहुंचूंगा, पापा। इस छोटे से वाक्य ने जैसे हम सबके मुंह के शब्द छीन लिए थे, और फिर एकाएक छोटे भैया मेज पर मुक्का मारकर चीखने लगे, मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा और बुढ़ऊ को शूट कर दूंगा। बकवास मत करो, बड़े भैया गुर्राए। मुझे तो पहले ही पता था, दीदी बोली। बकवास मत करो, बड़े भैया फिर गुर्राए। किसी को कुछ पता नहीं था, यह केवल सरप्राइज की तरह हुआ। आई हेटफुल सरप्राइज। बकुल तो बड़ी खुश हो रही होगी, मोस्ट फेवरेट नीरू दीदी। क्या नीरू दीदी तुम्हारी फेवरेट नहीं थी? मैंने तड़प कर कहा, और सब एकदम चुप हो गए। मैंने झूठ नहीं कहा था। माँ के बिना भाएं भाएं करते हुए इस घर के लिए नीरू दीदी सचमुच वरदान थी। हम सभी अपनी अपनी जरूरतों के लिए उनका मुंह ताकते थे। बड़े भैया उनका बुना स्वेटर पहनने बड़ी शान से कॉलेज जाते थे। कॉलेज से लौटकर छोटे भैया बड़ी शान से चाय नाश्ते की फरमाइश करते थे। मेरे लिए तो वे सबसे बड़ा आश्रय स्थान थी। माँ की याद जब असह्य उठती तब उन्हीं की गोद में मुंह छिपाकर रो लिया करती थी। इसके अतिरिक्त डिबेट के लिए बाइट्स तैयार करना, समारोह के लिए फैंसी ड्रेस चुनना, रविवार के दिन धुले हुए बालों को सुलझाना, सारे काम उन्हीं को सौंपकर मैं निश्चिंत हो जाती थी। दीदी के पास इन फालतू कामों के लिए वक्त कहाँ था। एक तो मेडिकल की पढ़ाई, दूसरे किशोर भाई। बस उनका सारा समय इन्हीं में बीतता था। इसीलिए हर छोटी छोटी बात के लिए नीरू दीदी का सहारा लेना पड़ता। इस सब के बावजूद उनका यूं अचानक माँ की जगह ले लेना किसी को अच्छा नहीं लगा, मुझे भी नहीं। टैक्सी रुकी तो हम लोग खिड़कियों से झांक झांक कर देखने लगे। अपना सूटकेस लेकर नीरू दीदी उतरी थी, अकेली। वे चटक कलर की कामदार चंदेरी साड़ी पहने थी। प्यारा सा, खूब बड़ा सा जूड़ा बना रखा था। माथे पर बड़ा सा गोल टीका था और मांग में दप दप करती गाढ़ी सिंदूर की रेखा थी। नीरू दीदी एकदम अलग लग रही थी और खूब अच्छी। हेलो एवरीबॉडी। कुछ ही पल में उनके अभ्यस्त चरण उन्हें डाइनिंग रूम के दरवाजे तक ले आए थे। दोनों भैया तो पता नहीं कब के खिसक गए थे, लेकिन दीदी अपनी नाराजगी का खुला प्रदर्शन करती उनके सामने से निकल गई। मुझे कुछ सूझा ही नहीं। मैं वहीं कुर्सी पर चिपकी बैठी रही। क्षण भर पहले खिले गुलाब सा लगने वाला उनका चेहरा एकदम मुरझा गया। पापा कहाँ हैं? बड़ी देर बाद मैंने पूछा। यूनिवर्सिटी गए हैं, डीन ऑफ फैकल्टीज की मीटिंग थी शायद, उन्होंने बुझी सी आवाज में कहा।
इतना गुस्सा हो आया पापा पर। यहाँ परिस्थिति से जूझने के लिए उन्हें अकेले भेज दिया और खुद कायर की तरह यूनिवर्सिटी में जाकर दुबक गए। एकाएक मुझे उन पर ममता हो आई। अपनी कुर्सी खिसकाते हुए मैंने कहा, दीदी आप बैठिए ना, मैं अभी चाय के लिए कह कर आती हूँ। लौट कर देखा, नीरू दीदी टेबल पर सिर डाले चुपचाप बैठी हैं। आंखों में एक अजीब सा सूनापन घिर आया। दीदी चाय लीजिए। नाश्ता अभी लेंगी या पापा के साथ? मैंने कुछ न कुछ बोलते रहने की गरज से कहा। तार कब मिला? अभी अभी। बहुत नाराज हो ना तुम लोग? दीदी आप चाय ले लीजिए, ठंडी हो रही है। बकुल, इस बार उनकी आवाज खूब कांप रही थी। प्लीज मुझे मम्मी कह सकोगी? मैं स्तब्ध होकर देखती रह गई। औरों से तो कहने की हिम्मत नहीं है, पर तुम पर शायद थोड़ा अधिकार है। इस औरत के साथ मैं इस घर में नहीं रह सकती। दीदी ने एक दिन अपना फैसला सुना दिया। उनकी इंटर्नशिप शुरू हो गई थी। हर महीने एक छोटी रकम उनके हाथ आ रही थी, इसलिए वे पापा से इस टोन में बात कर सकी। यह तो अच्छा था कि नीरू दी, सॉरी मम्मी, वहां नहीं थी। वे बहुत ही कम नीचे उतरती। पापा भी ऊपर अपने कमरे में ही रहते। पहले की तरह वहां दौड़ दौड़ कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी ने मुझे ये बातें सिखाई नहीं थी, पर पता नहीं क्यों अब इच्छा नहीं होती थी। पापा भी अब उतने अपने से नहीं लगते थे। दीदी के चले जाने के बाद एक दिन बड़े भैया ने अपने स्वर में कहा, पापा इस साल मेरा फाइनल है, सोचता हूँ हॉस्टल में रह जाऊंगा तो ठीक से पढ़ाई हो सकेगी। अच्छी बात है, पापा ने कहा। अब है तुम हॉस्टल? छोटे भैया का दो टुक उत्तर था। मुझे डर हुआ अब शायद मुझसे पूछेंगे। दरअसल मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। घर से बाहर रहने का कभी अवसर नहीं आया था और घर भी अब पहले का सा नहीं लग रहा था। सब लोगों के चले जाने के बाद तो एकदम ही खाली खाली सा लगने लगा था। खाने की मेज पर हम तीनों ही होते। मेरा खूब लार होता, पर मैं पहले की तरह चहकना ही भूल गई थी। घूमने जाते समय मम्मी पापा मुझे साथ ले जाते थे, पर हर बार अपनी उपस्थिति बहुत गैर जरूरी सी लगती और सारा उत्साह फीका पड़ जाता था। यूं भी घर से बाहर निकलना सुखद नहीं था। लोगों की आंखें और फुसफुसाहटें हमारा पीछा करती रहती। छुट्टियां तो हम लोगों ने ताश कैरम के सहारे गुजार दी थी, लेकिन स्कूल कॉलेज खुलते ही हम लोग परेशान हो उठे। लड़कियां इतने ऊट पटांग प्रश्न पूछती, टीचर्स कुछ ऐसे नजरों से मुझे देखती कि भाग जाने की इच्छा होती। और जब ये बातें घर के भीतर भी पहुंचने लगी तो अपमान और लज्जा के ये क्षण बहुत ही कठिन होते, मेरे कारण तो और भी ज्यादा। और इसलिए एक सुबह मेरे लिए भी हॉस्टल का निर्णय ले लिया गया। दीदी हॉस्टल में मिलने आती थी। छूटते ही बोली, चलो। यह भी अच्छा हुआ, सारी भीड़ छट गई। लोग अब जी भर कर हनीमून मनाएंगे। सुनकर अच्छा नहीं लगा। कम से कम पापा का लिहाज तो जरूरी था, लेकिन इतना ऊंच नीच दीदी रानी कब सोचती थी। शुरू शुरू में हॉस्टल अच्छा नहीं लगा था। रविवार की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती। पापा लेने आते तो लगता पिंजरे से छूटकर भाग रही हूं। घर का दिनों दिन निखरता संवरता रूप अच्छा लगता। बरामदे में खरी बाट जोती मम्मी बहुत अपनी लगती। पर धीरे धीरे यह कार्यक्रम रूटीन बन गया और उसमें भी ऊब महसूस होने लगी। सहेलियों को छोड़कर घर के उस एकांत सुनसान में जाने से जी कतराने लगा। रविवार की छुट्टी बर्बाद करने की इच्छा नहीं होती। अच्छा हुआ मम्मी पापा जल्दी ही इसे समझ गए। वैसे भी उन्हें समझाने के 100 बहाने मेरे पास थे। कभी पढ़ाई का, कभी पिकनिक, तो कभी पिक्चर का। उस दिन हम सबको स्कूल बस से पताल पानी ले गया था।
फॉल के सिरे पर बस के रुकते ही हम सब लोग कूद पड़े थे। एक होड़ सी थी। उबड़ खाबड़ सी पहाड़ी सीढ़ियों को लांघकर कौन सबसे पहले पानी के पास पहुंचेगा? मैं सबसे आगे थी, क्योंकि बीसों बार देखी हुई जगह थी मेरी। लेकिन कुछ दूर जाकर ही मैं ठिठक गई। सामने कुछ दूर पर किशोर भाई अपनी मोटरसाइकिल लिए दोस्तों के साथ खड़े थे। जीजा जी, मैंने आवाज दी और दौड़कर उसके पास पहुंच गई। दीदी लोग डांटेगी, इसका भी ध्यान नहीं रहा। जीजा जी, नमस्ते, मैंने खुशी से किलकारियां भरते हुए कहा। उन्होंने पलटकर देखा, चेहरे पर जैसे बर्फ जमी हुई थी। मेरा नाम जानती हो बकुल? बहुत ही सख्त स्वर में उन्होंने कहा। मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। मैं फटी फटी आंखों से देखती रह गई। पीछे से किसी ने पुकारा, तब जाकर होश आया कि मैं अपना ही तमाशा बना रही हूँ। किसी तरह चलकर अपने ग्रुप तक पहुंच पाई मैं। आउटिंग का सारा मूड तो हवा हो ही चुका था। उसके कई दिनों बाद दीदी से मुलाकात हो पाई थी। उन्हें देखते ही अपमान की कड़वी याद ताजी हो आई और मेरी आंखें डबडबा गई थी। आपके किशोर भाई ने इतनी इंसल्ट की थी हमारी उस दिन। मैं अब कभी भी उनसे बात नहीं करूंगी, मैंने मुंह फुलाकर कहा। मत करना, वह तुम्हें मनाने भी नहीं आएगा। दीदी का स्वर और चेहरा इतना रूखा था कि मैं सहम सी गई। और अब वह मेरा किशोर भी नहीं है। बड़ी देर बाद उन्होंने सपाट स्वर में कहा, क्यों? लेकिन प्रश्नों के उमड़ते सैलाब को मन ही में रोक लेना पड़ा। दीदी से कुछ पूछने का साहस ही नहीं था। और फिर कुछ दिन बाद तो यह बात भूल भी गई मैं। फिर पता नहीं कैसी छुट्टी थी, पर इतना याद है कि 2 दिन के लिए घर गई हुई थी। हॉस्टल की अनुशासनबद्ध जिंदगी के बाद 9 बजे तक बिस्तर में लेटना बड़ा प्यारा मालूम हो रहा था। नींद तो क्या आती, पर लिहाफ में लेटने का सुख छोड़ते नहीं बन रहा था। वकुल देख तो, पापा एकाएक मेरे कमरे में आए तो मैं चौंक पड़ी। एक अरसा हो गया था वे मेरे कमरे में नहीं आए थे। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। यह कार्ड देख। उन्होंने एक वेडिंग कार्ड मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। बचपन में बड़ा शौक था मुझे ग्रीटिंग्स कार्ड्स और वेडिंग कार्ड्स इकट्ठा करने का, पर अब ये बातें कितनी दूर की लगती है। हालांकि अभी मैं औरों के लिए स्कूल गर्ल्स ही थी। कितना प्यारा है ना। मैं उस लंबे चौड़े कार्ड के सुनहले मखमली धरातल पर हाथ फेरते हुए जरी के धागे से खेलते हुए कहा। खोलकर तो देख, पापा ने कहा। मैंने खोला और 2 बड़े बड़े शब्द मेरी आंखों में चुभ गए, किशोर और भारती, जबकि कायदे से यहाँ नाम दीदी का होना था। यह कैसे हो सकता है? और इसके साथ ही मुझे दीदी से पिछली वाली मुलाकात याद हो आई। तैयार हो जा वकुल, शकुन के पास चलते हैं, पापा ने कहा और उठकर चले गए। मैं साथ जाकर क्या करूंगी, मैंने सोचा, पर शायद पापा अकेले जाना नहीं चाहते थे। मन ही मन दीदी से डरते थे शायद, और मम्मी के साथ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। चले तो थे हम दीदी के हॉस्टल के लिए, लेकिन पापा ने जब स्कूटर वाले को राज मोहल्ले का पता दिया तो मैं चौंक पड़ी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? किशोर के यहाँ, पापा ने जवाब दिया। उनकी आवाज जैसे बहुत दूर से आ रही थी। राज मोहल्ले के उस आलीशान बंगले पर वैसी ही हलचल थी जैसे अक्सर शादी वाले घर में हुआ करती है। ढेर सारे लोग और ढेर सारा सामान इधर उधर बिखरा था। जज साहब हमें देखते ही इस कदर झेप गए कि ढंग से नमस्ते भी न करते बनी। लेकिन पता नहीं कहाँ से माता जी पहुंच गई और उन्होंने मौके को बड़ी खूबसूरती से संभाल लिया। लंबी चौड़ी मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, आहा, डॉक्टर साहब आए हैं। कार्ड तो मिल गया होगा ना, मैंने कल ही पोस्ट करवाए हैं। जी मिल गया था, तभी तो हाजिर हुआ हूँ। क्या यह पापा ही बोल रहे थे? वह तो आपको आना ही था, घर के आदमी हैं आप तो।
यह कौन? आपकी छोटी बेटी है ना? एकदम लंबी हो गई है, हूबहू अपनी माँ पर गई है। किशोर की शादी एकाएक तय हो गई, हमें पता भी न चला। बहुत ही सधे हुए स्वर में कही गई इस बात से जज साहब सहम कर रह गए, पर माताजी बड़ी ही पुख्ता मिट्टी की बनी हुई थी। परेशान सी मुद्रा बनाकर बोली, अब आपको क्या बताऊं? लड़की वालों ने हमारे नाक में दम कर रखा है। पिछले 6-7 महीनों में तो यह हाल रहा कि सुबह एक आ रहा है तो शाम को दूसरा। किस किस को मना करे, और मना करने का कोई कारण भी तो हो। इन मसूरी वालों ने तो हद कर दी। लड़की यहाँ दिखाने के लाए और बोले, पसंद हो तो बोलिए, हम शगुन करके ही जाएंगे। दरअसल उन्हें जरा जल्दी थी। दोनों बड़े लड़के इंग्लैंड में हैं, उनकी छुट्टियां खत्म होने में है। बताइए, बार बार इतनी दूर से आया जाता है कहीं? फिर हमने भी सोचा, लड़की अच्छी है, घर भी अच्छा है, बेकार देर करने से क्या लाभ। एक बार लड़कों की उम्र निकल जाए तो फिर अच्छे संबंध भी नहीं आते। मेरा ख्याल था आप लोग शकुन के बारे में जानते होंगे। फर्स्ट ईयर से दोनों साथ हैं। पापा ने किसी तरह उनकी मेल ट्रेन को बीच में ही रोक कर कहा। वो तो को एजुकेशन का जमाना है ही। जज साहब ने इतनी देर बाद मुंह खोला। और फिर मेडिकल में तो ये लोग इतने फ्री होते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता। पापा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। माताजी फिर मौके की नजाकत को समझकर बोली, हाय डॉक्टर साहब, आप इतनी देर बाद आए हैं। कार्ड्स न छपे होते तो मैं सगाई भी तोड़ देती। शकुन इस घर में आती तो मुझसे ज्यादा खुश कौन होता। देखी भाली लड़की है, फिर घर में सभी उसे चाहते हैं, पर देखिए ना, इस तरह की कभी कोई बात ही नहीं उठी। किशोर भी अगर कभी कुछ कहता, किशोर ने भी कुछ नहीं कहा, तब तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। और पापा एकदम उठकर चले गए। चाय की प्यालियां और मिठाई की तस्तरियां मुंह चिढ़ाती रह गई। मैं अपनी शकुन के लिए ऐसा राजकुमार लाऊंगा कि ये लोग देखते रह जाएंगे। तांगे में बैठते हुए पापा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। उनके चेहरे पर करुणा, वात्सल्य और रोष का मिला जुला भाव था। बहुत दिनों बाद वे मुझे पहले वाले पापा लगे थे। पापा जो बच्चों को बेहद प्यार करते थे, खासकर दीदी को। पहली संतान होने के कारण उनकी सारी ममता, सारी आकांक्षाएं दीदी पर केंद्रित थी। दीदी को लेकर अक्सर वे माँ से लड़ पड़ते थे। कहते, उसे परेशान मत किया करो, इसे तुम्हारी तरह चूल्हा चौका नहीं करना है जिंदगी भर। माँ भुनभुना कर चुप हो जाती। पर जब भी कोई बात पापा से मनमानी होती तो दीदी को ही आगे किया जाता। हम भाई बहनों को भी यह रहस्य ज्ञात था। घर में कोई भी नई चीज आती, उसके लिए दीदी की सिफारिश जरूरी थी। त्योहार पर मिठाई भी बनती तो उनकी फरमाइश पर, छुट्टियों का प्रोग्राम भी बनता तो उनकी पसंद से। माँ की मृत्यु के बाद तो जैसे घर में उनका एक छत्र साम्राज्य हो गया था। मम्मी के घर में आते ही दीदी अपने उस सार्वभौम साम्राज्य को छोड़कर हॉस्टल के इस कमरे में आ गई थी। उनके प्रति अन्याय से क्षुब्ध, उनकी व्यथा से भींगे पापा जब उस कमरे तक पहुंचे तब वे सो रही थी। आज हॉस्पिटल नहीं गई? मैंने पूछा। नहीं, आज छुट्टी थी। कमरे के बीचों बीच स्टूल पर रखा हुआ किशोर भाई की शादी का कार्ड देखकर छुट्टी का कारण समझ में आ गया, और इस बेवक्त की नींद का भी। अलमारी में एक पत्रिका पड़ी थी, उसे लेकर मैं तो खिड़की पर जा बैठी। उस छोटी सी जगह में इससे ज्यादा दूर जाना संभव भी नहीं था। पापा ने जैसे प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। बड़ी देर बाद दीदी ने बस इतना ही कहा। उसकी इच्छा थी कि दूसरे बहू पिताओं की तरह आप भी थैली लेकर क्यू में खड़े हो जाते। किशोर की इच्छा थी? इच्छा शायद उसके माँ बाप की थी, पर उसने उनका विरोध भी नहीं किया था। इकलौता लड़का है ना, माँ बाप का मन कैसे तोड़ देता बेचारा।
और इतनी सी बात के लिए तूने। बात छोटी थी पर अपमानजनक थी। मुझसे सहन नहीं हुआ। मुझसे एक बार कहना तो था। पगली, किसी की बात सुनने की आपको फुर्सत ही कहाँ थी। दीदी ने जैसे पत्थर फेंक कर मारा। पत्रिका के पन्नों पर यूं ही घूमने वाली नजरों को उठाकर मैंने देखा। वेदना से पापा का चेहरा काला पड़ गया था। मुझे भी बहुत बुरा लगा। बात चाहे सच्ची हो, उसे क्या इस तरह मुंह पर फेंक कर मारना चाहिए? लेकिन सारा दुख, सारा अपमान पीकर भी पापा जी जान से दीदी के लिए बर खोजने में जुट गए थे। हायर सेकेंडरी की परीक्षा से निमृत होकर घर पहुंची थी तो पापा ने जन्म कुंडलियों की कॉपी करने का काम मुझे सौंप दिया था। रोज की डाक में कम से कम एक पत्र तो ऐसा होता जिसमें किसी नए रिश्ते का पता ठिकाना होता या कोई फोटो या जन्म कुंडली होती। 10 नामों में 1-2 लड़के ऐसे निकलते जिन्हें दीदी के योग्य समझा जाता। उन लोगों के ही फोटो मंगवाए जाते। मेरे जन्मदिन का बहाना लेकर उस दिन दीदी को घर बुलाया गया था। खाना खाते हुए पापा बिल्कुल सहज स्वर में बोले, शाम को दोनों बहनें जाकर एक फोटो खिंचवा आना, यादगार रहेगी। स्टूडियो में मैंने मचलते हुए कहा था, दीदी एक फोटो अपनी अलग से उतरवाइए ना। पापा ने सिखाकर भेजा होगा, क्यों? उन्होंने मुझे घूरते हुए पूछा। फिर हंस पड़ी और एक प्यारा सा पोज लेकर कैमरे के सामने बैठ गई। अपनी इस सफलता पर मैं फूली न समाई थी। पापा ने भी मुझे खुश होकर शाबाशी दी थी। रात के खाने पर भी उनका मूड बहुत अच्छा रहा था। कई दिनों बाद उनके ठहाके, उनके लतीफे सुनाई दे रहे थे। छोटे भैया ने तो कुटिलता से व्यंग भी किया, आज पापा को क्या हो गया है? उठते हुए पापा ने कहा, खाना खा लो तो 5 मिनट के लिए मेरे पास आना, जरूरी काम है। जी बहुत अच्छा। दीदी जैसे आज शालीनता की प्रतिमूर्ति बनी हुई थी। दीदी के पीछे पीछे दबे पांव मैं और छोटे भैया भी पहुंच गए थे। पर्दे की आड़ में सांस रोके खड़े थे। पापा की मेज पर 5-6 फोटो पड़े हुए थे और पापा ब्यौरेवार सबका वर्णन कर रहे थे। अंत में बोले, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ कर मुझे बताना। छुट्टियां शुरू होते ही इस मिशन पर निकल जाऊंगा। इस साल मुझे यह काम कर ही देना है। दीदी इतनी देर तक मूर्तिवत बैठी सुन रही थी। उन्होंने एक नजर भी उठाकर उन तस्वीरों पर नहीं डाली थी। पापा के चुप होते ही बोली, पापा इस जून में मैं कैलिफोर्निया जा रही हूँ। क्या? हम लोगों के मुंह से भी हठात निकल पड़ा और हम डर के मारे भाग खड़े हुए। किसी समय पापा का सबसे बड़ा सपना था दीदी को अमेरिका भेजने का। कर्ज लेकर भी वे अपनी जिद पूरी करते, पर दीदी ने जिस तरह अपने आप सब कुछ तय कर लिया था, उससे साफ जाहिर था कि पापा को उन्होंने फालतू सामान की तरह जीवन से अलग निकाल कर फेंक दिया था। इस धक्के से वे एकदम भीतर ही भीतर टूट गए थे, एकदम बूढ़े लगने लगे थे। इस परिवर्तन को अनदेखा करके दीदी अपनी ही तैयारियों में व्यस्त थी। दिन भर शॉपिंग में निकल जाता। सुबह शाम मित्र परिवारों में कभी कोई प्रोग्राम बनता, कभी कुछ। जाने से 8-10 दिन पहले बड़े भैया ही उन्हें घर लिवा लाए थे। पापा ने फिर कभी कुछ नहीं कहा था, सब कुछ देखते रह गए थे। वह तो बाद में मेहता अंकल ने बताया था कि सिक्योरिटी का प्रबंध भी पापा ने ही किया था और रुपए की व्यवस्था भी, पर दीदी के रवैये से डर कर उसे जाहिर नहीं किया था। और मम्मी, वे इन दिनों कहाँ थी? घर के किसी कोने में जलने वाली अगरबत्ती की तरह चुपचाप अपने अस्तित्व की सुगंध बिखेर रही थी, पर हम में से किसी को भी उनका ख्याल न था। इस तूफानी दौर में भी घर अपनी सामान्य गति से चल रहा था, इसका श्रेय उन्हीं को था। दिन भर वे किचन में व्यस्त रहती, क्योंकि घर पर दिन भर लोगों का आना जाना बना रहता था। इस आपाधापी के बीच भी उन्होंने दीदी के लिए एक शॉल काढ़ा था, एक कार्डिगन बुना था,
प्यारी सी 2 साड़ियाँ भी वे दीदी के लिए लाई थीं, पर एक छोटी सी थैंक यू के अतिरिक्त दीदी ने उसका कोई प्रतिदान नहीं किया था। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष कहानी सुनेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।